24 दिसंबर 1999। घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे और लोकेशन थी काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर कोई बस जल्दी से जल्दी अपने घर, अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता था। इसी भीड़ में फ्लाइट इंजीनियर अनिल जग्गिया भी थे। जब वो अपने घर से निकल रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें रोककर बस एक ही बात बोली थी, बेटा अपना प्लेन ढंग से चेक करना। अनिल उस वक्त तो हंसकर निकल गए, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज उस चेकिंग की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि किसी और की सबसे बड़ी लापरवाही बनने वाली थी। एयरपोर्ट के अंदर का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। एक पैसेंजर अनूप शर्मा एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग वाली लाइन में, जहां यात्रियों के बैग मशीन में स्कैन होते हैं, उन्होंने अपने आगे खड़े शख्स से धीरे से कहा, भाई साहब, ये सिक्योरिटी वाला उस स्कैनर मशीन की स्क्रीन को देख भी रहा है या बस अपनी मस्ती में बातें कर रहा है? वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही चिल था। पुलिस वाले ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हद तो तब हो गई जब अनूप ने एक लेडी गार्ड से अपने बैग पर सिक्योरिटी चेक का ठप्पा लगाने को कहा। उस लेडी गार्ड ने बिना देखे ही हाथ हिला दिया। अरे छोड़ो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ इतना रिलैक्स था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी एक काले रंग की गाड़ी सीधा एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर आकर रुकी। ये कोई आम गाड़ी नहीं, पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी थी। इसमें से एक आदमी निकला, एकदम सूट बूट में, हाथ में एक भारी ब्रीफकेस लिए। उसके पीछे कतार में 5 लोग और थे। क्योंकि वो एक डिप्लोमेट की गाड़ी थी, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसका ब्रीफकेस चेक करने की हिम्मत नहीं की। वो बेखौफ अंदर चला गया और वो ब्रीफकेस उन 5 लोगों के हाथ में थमा दिया। उस ब्रीफकेस में कपड़े नहीं थे, उसमें था मौत का सामान, ग्रेनेड्स, पिस्तौल और चाकू। शाम के 4:05 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। प्लेन में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स, यानी कुल 191 लोग सवार थे। ये सब अपनी सीटों पर बेफिक्र बैठे थे, ये सोचकर कि बस 1.5 घंटे की तो बात है, फिर हम अपने घर दिल्ली में होंगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर 1.5 घंटे का नहीं बल्कि 7 खौफनाक दिनों का होने वाला है। प्लेन को उड़े हुए करीब आधा घंटा हो चुका था और घड़ी में टाइम था 4:39। तभी पायलट के केबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अनिल शर्मा, जो प्लेन के स्टाफ थे, वो चाय और कॉफी लेकर अंदर आए। सर, आपके लिए कॉफी। जैसे ही अनिल मुड़े, उनके पीछे खड़ा एक आदमी जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गया। उसका हुलिया अजीब था, चेहरे पर एक मंकी कैप और आंखों पर लाल रंग का चश्मा। कैप्टन देवी शरण को लगा शायद कोई क्रू मेंबर क्रिसमस का मजाक कर रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये क्या मजाक है, बाहर जाओ। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी गायब हो गई। उस आदमी ने कैप्टन की कनपटी पर एक पिस्तौल सटा दी और अपने दूसरे हाथ वाला ग्रेनेड सीधा उनके चेहरे के सामने कर दिया। उसने चीख कर कहा, होशियारी मत करना, प्लेन हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं पिन निकाल दूंगा और हम सब हवा में ही राख बन जाएंगे। कैप्टन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कोई क्रिसमस प्रैंक नहीं था, वो 191 लोग जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे, अब अनजाने में मौत के सफर पर निकल चुके थे। 24 दिसंबर की उस शाम कॉकपिट के अंदर कैप्टन देवी शरण को समझ आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है। उस आदमी ने, जिसका कोडनेम चीफ था, कैप्टन के सिर पर बंदूक सटाते हुए साफ कह दिया, हमें लाहौर जाना है, अगर प्लेन कहीं और मोड़ा तो मैं सबको उड़ा दूंगा। कैप्टन के पास बोलने का कोई मौका नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने अपना दिमाग चलाया। चीफ की नजर बचाकर उन्होंने चुपके से ट्रांसपोंडर का कोड बदलकर 7500 कर दिया। अब आप सोचेंगे ये ट्रांसपोंडर क्या भला है? देखिए, हर प्लेन में एक छोटा सा डिवाइस होता है जो जमीन पर बैठे कंट्रोल टावर को लगातार सिग्नल भेजता है। अगर आप इसमें 7500 कोड डाल दें तो नीचे रडार की स्क्रीन पर एक कोड चमकने लगता है। बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को पता चल जाता है, हेल्प, प्लेन हाईजैक हो चुका है। कैप्टन ने यह काम इतनी सफाई से किया कि बगल में खड़े हाईजैकर को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही यह कोड रडार पर चमका, दिल्ली के ATC रूम में हड़कंप मच गया। सर, IC 814 से 7500 कोड आ रहा है। ये 5 हाईजैकर्स कोई मामूली गुंडे नहीं थे। इनके कोड नेम थे चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। ये सब पाकिस्तान के खतरनाक ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के ट्रेंड मेंबर्स थे। हैरानी की बात यह थी कि इस खौफनाक साजिश का प्लान
काठमांडू में नहीं बल्कि मुंबई की तंग गलियों में जोगेश्वरी इलाके के फ्लैट नंबर 707 में बना था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग चाहते क्या थे? इन्होंने इस प्लेन को हाईजैक क्यों किया? इसका जवाब बहुत गहरा और चौंकाने वाला है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तभी कॉकपिट में चीफ ने चिल्लाकर कहा, इसे लाहौर ले चलो। कैप्टन ने तुरंत लाहौर एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्हें लगा पाकिस्तान मदद करेगा, लेकिन उधर से साफ जवाब मिला, परमिशन डिनाइड। यह सुनते ही कैप्टन ने मीटर चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्यूल गेज की सुई बिल्कुल रेड मार्क पर आ चुकी थी। कैप्टन ने चीफ की तरफ देखा और कहा, मेरे पास लाहौर जाने का फ्यूल नहीं है, हम बीच रास्ते में गिर जाएंगे, हमें अमृतसर भारत में उतरना पड़ेगा। चीफ ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, अमृतसर उतारो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर वहां कोई भी होशियारी दिखाई तो मैं एक एक को मारना शुरू कर दूंगा। मजबूरी में कैप्टन देवी शरण ने प्लेन को वापस घुमाया और शाम के 7 बजे अमृतसर इंडिया में लैंड करा दिया। ये वो पल था जब सब कुछ ठीक हो सकता था। प्लेन इंडिया में था, अपनी जमीन पर था। उधर दिल्ली से लेकर अमृतसर तक एक जबरदस्त एक्शन प्लान तैयार हो चुका था। लॉजिक बहुत सिंपल था, हाईजैकर्स को बोलो कि हम फ्यूल भर रहे हैं, टैंकर आ रहा है, इस बहाने उन्हें रोके रखो और फिर एक भारी भरकम फ्यूल टैंकर को प्लेन के बिल्कुल आगे खड़ा कर दो। लॉजिक ये था कि अगर रनवे पर सामने ट्रक खड़ा होगा तो पायलट प्लेन को भगा नहीं पाएगा, और अगर वो फिर भी भागने की कोशिश करें तो प्लेन के टायरों में गोली मार दो। बिना टायर के प्लेन उड़ नहीं सकता, और फिर एनएसजी कमांडोज खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसेंगे और किस्सा खत्म। कैप्टन ने एटीसी को चिल्लाकर कहा, फ्यूल भेजो, जल्दी करो, ये लोग मार देंगे सबको। लेकिन बाहर अजीब सन्नाटा था। वो परफेक्ट प्लान सिर्फ कागजों पर रह गया था। दिल्ली से क्लियर ऑर्डर नहीं आ रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट और फिर 45 मिनट बीत गए। न कमांडो पहुंचे, न फ्यूल आया। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स का सब्र अब टूट रहा था। तभी रनवे पर एक फ्यूल टैंकर आता दिखाई दिया। हाईजैकर्स को लगा चलो फ्यूल आ गया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। टैंकर का ड्राइवर शायद घबरा गया या उसे गलत इशारा मिला। उसने टैंकर को प्लेन के टायर्स ब्लॉक करने के बजाय अचानक बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये देखते ही चीफ का दिमाग फिर गया। ये चाल है, तुम हमें रोक रहे हो। उसने अपनी पिस्तौल लॉड की और कैप्टन के सिर पर रख दी, अपना खौफ दिखाने के लिए। उसने इकोनॉमी क्लास में बैठे 25 साल के रूपिन कत्याल को उठाया, वो लड़का जो अभी अभी शादी करके अपने हनीमून से लौट रहा था। हाईजैकर्स ने उसे बेदर्दी से चाकू मार दिया। प्लेन में चीख पुकार मच गई। चीफ ने कैप्टन की गर्दन पकड़ी, उड़ाई से अभी के अभी। कैप्टन डरते हुए बोला, फ्यूल नहीं है, हम मर जाएंगे। लेकिन चीफ ने कहा, मुझे नहीं पता, इसे कैसे भी करके उड़ाओ यहां से। आखिरकार कैप्टन ने उस खाली प्लेन को जबरदस्ती अमृतसर से हवा में उड़ा दिया। कैप्टन ने फिर से लाहौर कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से साफ मना कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उतरने से रोका, बल्कि अपने एयरपोर्ट की सारी लाइटें तक बंद कर दी, ताकि कैप्टन को रनवे दिखाई ही न दे। 30,000 फीट से नीचे देखने पर सिर्फ घुप अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक उस अंधेरे में कैप्टन को नीचे कुछ धुंधली लाइट एक कतार में दिखी। उन्हें लगा शायद पाकिस्तान ने रनवे की लाइट जला दी है। जैसे ही प्लेन जमीन के बिल्कुल करीब पहुंचा, तभी कैप्टन जोर से चिल्लाए, शिट, ये रनवे नहीं है, ये हाईवे है। नीचे गाड़ियां चल रही थीं। वो सड़क की स्ट्रीट लाइट्स थीं, जिसे कैप्टन रनवे समझ बैठे थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को पीछे खींचा। प्लेन जो जमीन से टकराने ही वाला था, वो झटके से ऊपर उठा। मौत बस कुछ इंच दूर थी। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो प्लेन और नीचे चल रही गाड़ियां सब जलकर राख हो जाती। कैप्टन ने आखिरी बार कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान को लगा कि ये प्लेन उनके शहर पर ही गिर जाएगा, तो उन्होंने डरकर रनवे की लाइटें ऑन कर दी। कैप्टन ने प्लेन को सेफली लैंड कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपिन कत्याल दम तोड़ चुके थे और प्लेन अब इंडिया के हाथ से निकलकर दुश्मन की जमीन पर खड़ा था। जैसे ही प्लेन लाहौर के रनवे पर रुका, उसे तुरंत पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ये स्पेशल कमांडोज हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि प्लेन को सुरक्षित रखने के लिए थे। उधर दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन मिलाया। भारत की मांग साफ थी, प्लेन को किसी भी हाल में लाहौर से उड़ने मत देना, उसे वहीं रोक लो। भारत को उम्मीद थी कि अगर प्लेन लाहौर में रुक गया तो बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन पाकिस्तान का इरादा कुछ और ही था। वो इस मुसीबत को अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस प्लेन को यहां से निकालो।
पाकिस्तान ने भारत की रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया। उन्होंने बताया कि हम पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तुरंत रनवे पर फ्यूल टैंकर भेजे गए। हाईजैकर्स को भी जल्दी थी। उन्हें डर था कि कहीं इंडियन कमांडोज ना आ जाएं। जैसे ही टैंक फुल हुआ, पाकिस्तान अधिकारियों ने कैप्टन से साफ लफ्जों में कहा, अब यहां से निकलो, जहां जाना है जाओ, बस पाकिस्तान की जमीन पर मत रुकना। महज 2.5 घंटे के अंदर प्लेन फिर हवा में था। लाहौर से निकलने के बाद प्लेन अब दुबई के आसमान में था, लेकिन मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी। दुबई के अधिकारियों ने भी शुरू में लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि हाईजैकर्स उनकी जमीन पर आएं। इस बार भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। विदेश मंत्री जसवंत सिंह और राजदूत के सी सिंह ने यूएई को साफ चेतावनी दी, अगर फ्यूल की कमी से प्लेन गिरा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आखिरकार दुबई मान गया, लेकिन शर्त यह थी कि प्लेन सिविल एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि ऑल मिन्हद मिलिट्री बेस पर उतरेगा। रात के करीब 1:30 बजे प्लेन लैंड हुआ। जैसे ही प्लेन रुका, बाहर सुरक्षा गाड़ियां और एम्बुलेंस तैयार थीं। दुबई के अधिकारियों ने रेडियो के जरिए हाईजैकर्स से संपर्क किया। हाईजैकर्स की मांग थी, हमें फ्यूल दो और खाना दो। अधिकारियों ने कहा, ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ पैसेंजर्स को छोड़ना होगा। काफी बहस के बाद एक सौदा तय हुआ। हाईजैकर्स को फ्यूल और 70 खाने के पैकेट दिए जाएंगे और बदले में वो औरतों और बच्चों को रिहा करेंगे। प्लेन का दरवाजा खुला और 27 खुशनसीब लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन तभी हाईजैकर्स ने प्लेन से एक और चीज बाहर निकाल दी। वो रूपिन कत्याल की लाश थी। रूपिन, जिसे अमृतसर में चाकू मारा गया था, वो ज्यादा खून बहने से दम तोड़ चुका था। हाईजैकर्स प्लेन में लाश रखकर बदबू और डर नहीं फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। फ्यूल टैंक फुल हो चुका था। हाईजैकर्स को जो चाहिए था मिल गया था। सुबह के करीब 6 बजे प्लेन ने दुबई से उड़ान भरी। चीफ ने कैप्टन के कंधे पर हाथ रखा और एक नया हुक्म सुनाया, अब सीधा अफगानिस्तान चलो और जल्दी करो, हमें कांधार उतरना है। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था। भारत का वहां कोई दोस्त नहीं था। न हमारी पुलिस वहां जा सकती थी, न हमारी फौज। दुनिया में अगर कोई एक जगह थी जहां ये हाईजैकर्स पूरी तरह सेफ थे, तो वो यही थी। उन्हें पता था कि यहां भारत उन पर हमला नहीं कर सकता। 25 दिसंबर की सुबह, जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, प्लेन कांधार में लैंड हुआ। खिड़कियों से बाहर का नजारा देखकर पैसेंजर्स की रूह कांप गई। वहां कोई पुलिस नहीं थी। रनवे के चारों तरफ तालिबान के लड़ाके खड़े थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर्स थे और उनके पीछे खड़े थे टैंक। हैरानी की बात यह थी कि ये टैंक पैसेंजर्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि हाईजैकर्स को बचाने के लिए खड़े थे। ये हाईजैकर्स के दोस्त थे। हाईजैकर्स अब अपने घर आ चुके थे। चीफ एकदम रिलैक्स हो गया। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। अब प्लेन चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। भारत सरकार अब कुछ नहीं कर सकती थी। उनके हाथ बंध चुके थे। कुछ ही घंटों बाद कॉकपिट से एक कागज का टुकड़ा नीचे फेंका गया। ये उनकी मांगों की लिस्ट थी और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर दिल्ली में बैठे नेताओं के होश उड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें भारत की जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकवादी रिहा चाहिए और $200 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए कैश। शुरुआत में भारत सरकार ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, हम आतंकवादियों के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन दिल्ली में मंजर कुछ और ही था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ये उन पैसेंजर्स के परिवार वाले थे। उनका बस एक ही कहना था, हमें राजनीति नहीं समझनी, हमें अपने लोग वापस चाहिए। सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें झुकना पड़ा। भारत ने अपने बेहतरीन अफसरों की एक टीम बातचीत के लिए कांधार भेजी। वहां का नजारा बहुत ही खतरनाक था। सोचिए, एक तरफ तो तालिबान के बड़े बड़े टैंक और फौज खड़ी थी और उनके सामने हमारे अफसर बिल्कुल अकेले, बिना किसी हथियार के। कहने को तो तालिबान बिचौलिया बना था, लेकिन सब जानते थे कि वो अंदर ही अंदर हाईजैकर्स का साथ दे रहा था। वो बार बार धमकी दे रहे थे, जल्दी फैसला करो वरना हम प्लेन उड़ा देंगे। 7 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। कभी बात बनती, कभी बिगड़ती। आखिर में एक सौदा तय हुआ। भारत सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया और 36 आतंकवादियों को छोड़ने से भी इनकार कर दिया। लेकिन उन 160 बेगुनाह जानों को बचाने के लिए उन्हें एक बहुत कड़वी शर्त माननी पड़ी। सौदा 3 आतंकवादियों की रिहाई पर तय हुआ। ये वो 3 नाम थे जिन्हें छोड़ने का फैसला भारत के लिए सबसे मुश्किल था और जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले थे।
31 दिसंबर 1999 दिल्ली की जेलों के ताले खोले गए और उन 3 चेहरों को बाहर निकाला गया। मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन्हें कांधार ले जाने के लिए खुद भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उनके साथ प्लेन में गए थे। रात के अंधेरे में कांधार के रनवे पर वो अदला बदली शुरू हुई। जैसे ही वो तीनों आतंकवादी सीढ़ियों से नीचे उतरे, सामने खड़े हाईजैकर्स ने उन्हें गले लगा लिया। वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इसके बाद वो सब एक गाड़ी में बैठे। तालिबान के लोग उन्हें अपनी सुरक्षा में लेकर वहां से चले गए और देखते ही देखते वो रेगिस्तान के अंधेरे में गायब हो गए। उनके जाते ही आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। IC 814 का दरवाजा खुला। 8 दिन की कैद, मौत का डर और भूख प्यास सहने के बाद 160 लोग बाहर निकले। कईयों के पैरों में चलने की भी ताकत नहीं थी। लोग रो रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा हैं। उसी रात वो सब भारत वापस आ गए। हमने अपने लोगों को बचा तो लिया था, लेकिन उसकी हमने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। और वो कीमत क्या थी, ये दुनिया को बहुत जल्द पता चलने वाला था। अगली सुबह वो 160 पैसेंजर्स अपने घर पर सुरक्षित थे, लेकिन उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं था कि उस रात हमने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिन 3 आतंकवादियों को हमने कांधार में छोड़ा था, उन्होंने बाहर निकलते ही पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी। मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद खड़ा किया, वही संगठन जिसने 2001 में हमारी संसद पर हमला किया और 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवानों की जान ली। वहीं उमर शेख ने अमेरिका में 9/11 हमलों के लिए पैसा जुटाया और पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या कर दी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल हमेशा दिल में चुभता है, क्या वो फैसला सही था? एक तरफ वो 160 बेगुनाह लोग थे जिनका बचना जरूरी था, तो दूसरी तरफ वो 3 शैतान थे जिन्होंने बाद में हजारों जानें ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप उस वक्त सरकार की जगह होते तो क्या फैसला लेते? क्या उन 3 आतंकवादियों को छोड़ना सही था या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आपको इस वीडियो की रिसर्च और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।